हेलो एवरीवन, गेज ऑन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 11th अकाउंटेंसी में चैप्टर 16 कर रही हैं। चैप्टर का नाम है डेप्रिशिएशन, ह्रास, और इस चैप्टर का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। ये जो चैप्टर डेप्रिशिएशन का है, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आज का हमारा जो लेक्चर है या आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा, इसमें आज हम करेंगे मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिशिएशन, यानी कि ह्रास लगाने की पद्धतियाँ, विधियाँ या मेथड या तरीके, तकनीक कौन कौन सी है, इनके बारे में स्टडी करेंगे। और इसमें से ये तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी मेथड से डेप्रिशिएशन लगाया जाता है इस पॉइंट में। और इस पॉइंट में हम करेंगे सीधी रेखा पद्धति, अर्थ, गुण, दोष एवं उपयुक्तता, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड का। ये जो मेथड कई टाइप के होते हैं डेप्रिसिएशन लगाने के, उसमें से जो पहला मेथड है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, मेरिट, डिमेरिट एंड सुटेबिलिटी क्या होती है। तो ये जो है आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। और इसमें से जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसका हम एक सम भी करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि अगर इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आप पेपर में आ जाए तो आप किस तरह से सोल्व करोगे। तो ये आज हमारा इसका सेकंड लेक्चर है। और अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ये 3 टॉपिक कर रखे हैं, आप चैनल पे फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं ताकि आपको ये सेकंड लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा है टॉपिक है, उसमें फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंट मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिशिएशन, यानी कि जो डेप्रिशिएशन लगाने की मेथड है वो कौन कौन सी है। देखो, इसमें कई तरह की जो मेथड है, कई तरह की तरीके प्रचलित है या कई तरह की पद्धतियां प्रचलन में है जिससे डेप्रिशिएशन लगाया जाता है, जिनकी हम नाम स्टडी करेंगे। सबसे पहला देखो स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, थर्ड है एन्युटी मेथड, डेप्रिशिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, रीवैल्यूएशन मेथड, डिप्लेशन मेथड, मशीन आवर रेट मेथड। बट इसमें से आपको क्या करना है, हमारे जो +1 है, +1 में केवल ये 2 मेथड, जो फर्स्ट 2 मेथड है वही आपके सिलेबस में है। बाकी ये जो मेथड है ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो सीधी सी बात है, आपको डेप्रिशिएशन के कौन से मेथड लर्न करने हैं या कौन से करने हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड का करना है आपको, तो पहला मेथड और दूसरा मेथड ही करना है आपको। ये जो बाकी मेथड है ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको नहीं करने। हाँ, बाय चांस अगर क्वेश्चन आ जाए गिव द नेम ऑफ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिशिएशन, तो आप नेम सबके दे सकते हैं। जस्ट एक रीडिंग से आप नाम याद कर लीजिए ताकि आपको ये पता हो कि कितनी मेथड है डेप्रिशिएशन प्रोवाइड करने की। बट आपको एक्सप्लेन 2 ही करनी है। तो ये बाकी जो है आपके चैप्टर में नहीं है। देखो यहाँ दे रखा है आपकी बुक में, अगर आप देखोगे तो पाठ्यक्रम के अनुसार प्रथम 2 पद्धतियां उदाहरण सहित वर्णन किया गया है और यही आपके चैप्टर में या ये आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहला हमारा मेथड है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसके नाम देखो, कई नाम से ये आता है। हिंदी में अगर देखें तो इसका नाम है सीधी रेखा पद्धति। सीधी यानी कि ऐसी कोई पद्धति डेप्रिशिएशन लगाने की जो केवल एक सीधी रेखा में हो। सीधी रेखा के मतलब होता है कि यहाँ जितना अमाउंट कटा वहीं दूसरे में यही इतना ही अमाउंट कटेगा, तीसरे में, चौथे में, हर जगह हर पॉइंट पे सेम अमाउंट कटेगा। इस कारण से इन्होंने सीधी रेखा पद्धति इसका नाम दिया है। इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। तो देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड है ये कई नाम से आ जाता है, तो इसके आपके अलग अलग नाम है, उनको भी ध्यान में रखना जरूरी है। इसे मूल लागत यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। अब ओरिजिनल कॉस्ट के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इस मेथड में जो एसेट्स की मूल लागत होती है, ओरिजिनल कॉस्ट होती है, उस पर ही प्रति वर्ष एक निश्चित राशि से ह्रास लगाया जाता है। जो आपकी बुक में जो वैल्यू होती है, लिखी हुई होती है, उसको ओरिजिनल कॉस्ट कहते हैं। उसी कॉस्ट पे अगर एक निश्चित यानी कि एक फिक्स परसेंटेज से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है तो इस कारण से इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है। इस पद्धति में प्रति वर्ष ह्रास की राशि समान रहती है। क्या कहा इन्होंने, हर वर्ष जो डेप्रिसिएशन लगाएगा वो समान होगा, एक जैसा होगा। इस कारण से इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से जाना
जाता है। या इक्वल यानी कि फिक्स हो गया वो अमाउंट, 1000 रुपए पहले साल कटे हैं तो दूसरे साल तीसरे साल 1000 ही कटेंगे, तो एक फिक्स हो गया, एक समान राशि होगी। तो फिक्स होने के कारण इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो कुल मिलाकर किसी भी नाम से आ जाए तो है क्या, ये स्ट्रेट लाइन मेथड ही है, जिसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कह सकते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कह सकते हैं और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कह सकती है। अब देखो जो ह्रास की राशि की गणना है वो हम कैसे करेंगे। जो डेप्रिसिएशन है कि किस मशीन पर कितना लगाया जाता है, उसकी कैलकुलेशन करने के लिए एसेट्स की जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसमें से उसका स्क्रैप वैल्यू को घटा दिया जाता है। स्क्रैप वैल्यू को घटाकर उसका जीवन काल के वर्षों से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे, इसकी मूल लागत तो समझ गए कि हाँ जो वैल्यू आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है वो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है, ठीक है। बट आप स्क्रैप वैल्यू क्या होता है वो समझना जरूरी है। स्क्रैप वैल्यू वो वैल्यू होती है जो संपत्ति का जीवन काल समाप्त होने के बाद एज ए अवशेष के तौर पर कुछ बच गया है। हम मान लेते हैं कि अपनी सीधी से भाषा में हम कहें कि आपके पास एक ट्रैक्टर था, उसकी लाइफ 10 साल थी, 10 साल के बाद वो ट्रैक्टर क्या बन गया, आपका बिल्कुल खत्म हो गया, तो उसका जो कबाड़ बचा है वो कबाड़ क्या है, आपकी स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि ट्रैक्टर 10 साल के बाद बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा, कि उसका 1 रुपए की वैल्यू भी नहीं बचेगी, ऐसा नहीं होता। कुछ 5000 4000 10,000 के कुछ कबाड़ के तौर पर आपको बेचने से या उसके जो खराब हुए पुर्जे बेचने से भी कुछ अमाउंट मिल जाती है। तो वो अमाउंट जो होती है वो अमाउंट क्या कहलाती है, आपकी स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। उस स्क्रैप वैल्यू को हम मूल लागत में से घटा देती है, ठीक है। और संपत्ति का जीवन काल, संपत्ति जब आप खरीदते हो तभी आपको एस्टिमेट लग जाता है कि हमारी ये एसेट्स 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, तो वो जो एस्टिमेटेड आप लाइफ लगाते हो वही इसकी एस्टिमेटेड लाइफ होती है, उससे इसको डिवाइड कर दिया जाता है। इस प्रकार प्रतिवर्ष समान राशि ह्रास के रूप में काटने से संपत्ति जो है, संपत्ति के जीवन काल की समाप्ति पर संपत्ति का मूल्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है और उसके अवशेष मूल्य के बराबर बच जाता है, जितना आपका एज ए कबाड़ या स्क्रैप वैल्यू बची उतना रह जाता है। अब देखो इसका एक फॉर्मूला है ताकि आपको अच्छी तरीके से इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं आए। तो ईयरली डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, जो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता है उसमें स्टार्टिंग में एक ही बार आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी, बार बार नहीं पड़ेगी। तो देखो इसका फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स। 10 साल 15 साल जो भी आपने एस्टिमेटेड किए वो लाइफ। एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण के लिए यदि किसी संपत्ति की मूल लागत, ये आपकी बुक्स में दी होगी, 1 लाख रुपए है और 10 वर्ष पश्चात इसका अवशेष मूल्य 15,000 होगा, तो इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी होगी, 10 ईयर होगी। और इसका स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी, यानी कि 10 वर्ष यूज करने के बाद इस मशीन में से आपको, मशीन को बेचोगे तो आपको केवल 15,000 रुपए मिलेंगे, या एज ए कबाड़ के तौर पर, स्क्रैप वैल्यू के तौर पर आपको 15,000 ही मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका, 1 लाख रुपए ओरिजिनल वैल्यू है, इसमें से हमें 15,000 तो मिल जाएगा, तो उसको हम लेस कर देते हैं, डिवाइड बाय 10 क्या है, ये 10 जो ईयर है, जो एस्टिमेटेड लाइफ वो है, तो कितना हो गया, अगर इसको माइनस करके करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8500 पर ईयर आपको डेप्रिसिएशन जो है इस पे राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो हर साल आप क्या करोगे, इसमें से हर साल 8500 डेप्रिसिएशन लगाओगे, पहले साल भी 8500, लास्ट ईयर भी 8500, हर साल यानी कि 10 साल, पहले दूसरे तीसरे हर साल 8500 लगाओगे। इस कारण से इसको क्या कहा गया है, फिक्स इंस्टॉलमेंट या इक्वल इंस्टॉलमेंट, और ये ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट हुआ है, इस कारण से इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है। स्ट्रेट लाइन क्यों कहा गया, क्योंकि एक ही लाइन में एक जैसा ही डेप्रिसिएशन काटा गया है, कोई अलग नहीं, इस कारण से इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहा जाता है। तो अब देखो इसके हम कुछ मेरिट डिमेरिट्स स्टडी कर लेते हैं। तो सीधी रेखा पद्धति के गुण क्या है, यानी कि इसके मेरिट्स, सबसे पहला है सिंप्लिसिटी, सरलता।
इस पद्धति में ह्रास की गणना करना, कैलकुलेट करना, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना बहुत ही इजी है और ये बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय मेथड है। इक्वलिटी ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन, इस पद्धति में लाभ हानि खाते में प्रतिवर्ष समान राशि ह्रास लगाई जाती है। क्योंकि जो ये डेप्रिसिएशन काटते हो ये कहाँ लिखते हो आप, साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में। पहले साल भी आपने 8500 लिखा, लास्ट ईयर भी 8500, हर साल आप एक जैसा डेप्रिसिएशन काटते हो तो P&L अकाउंट पर हर साल समान दर से प्रभाव पड़ता है, यानी कि सेम रेट चार्ज करते हो तो जो आपका P&L अकाउंट है उस पर समान प्रभाव पड़ता है। ये नहीं है कि किसी वर्ष ज्यादा डेप्रिसिएशन, किसी वर्ष कम डेप्रिसिएशन से P&L अकाउंट एक बार तो ओवरबर्डन हो जाए और एक बार बिल्कुल लाइट, ऐसा नहीं होता। थर्ड पॉइंट आपका है संपत्तियों का पूर्णतः अपलिखित किया जाना, एसेट्स कैन बी कंप्लीटली रिटन ऑफ। इस मेथड में एसेट्स के जो बुक वैल्यू है उसके अवशेष स्क्रैप वैल्यू अर्थात उसे शून्य तक घटाया जा सकता है। अगर इस तरह से आप डेप्रिसिएशन लगाते हो तो आप डेप्रिसिएशन लगाते लगाते आपकी जो एसेट्स है उसका वैल्यू कहाँ तक पहुंच जाता है, या तो स्क्रैप वैल्यू, अगर क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दे रखा है वहां तक, अदरवाइज आपका 0 तक भी पहुंच जाता है। जो कुछ अन्य जो मेथड्स है उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट इसमें पॉसिबल है। फोर्थ आता है मूल लागत और आज तक के ह्रास का ज्ञान। ये पॉइंट आपको ध्यान देने योग्य है, इसको ध्यान से समझना। एक तो ओरिजिनल कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है और एक बात कर रहा है आज तक के ह्रास का ज्ञान, नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन, इसके बारे में आपको नॉलेज हो जाती है। क्योंकि इस पद्धति में बैलेंस शीट में एसेट्स की मूल लागत में से आज तक कुल राशि जो ह्रास की है वो घटाकर दिखाई जाती है। जो टोटल अमाउंट डेप्रिसिएशन की वो लेस करके ही बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। इसे एसेट्स की जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है और आज तक आपने टोटल डेप्रिसिएशन लेस किया है उसका आपको आसानी से पता लग जाता है। इस पद्धति में विभिन्न संपत्तियों की अलग अलग पहचान भी बन जाती है। तो ये थे इसके कुछ मेरिट्स। अब आते हैं हम इसके कुछ डीमेरिट्स भी है, क्योंकि जिस मेथड के कुछ मेरिट्स होते हैं उसके कुछ न कुछ डीमेरिट्स अवश्य होते हैं। तो इसकी सबसे पहला है गणना में कठिनाई, डिफिकल्टी इन कंप्यूटेशन। अभी हमने मेरिट के अंदर पढ़ा था कि ये बहुत ही आसान है, बट यहां दे दिया है कि ये डिफिकल्टी है। डिफिकल्टी कहाँ आती है? अगर आपकी कई मशीनें हैं और उनका जीवन काल भी अलग अलग है तो डेप्रिसिएशन की गणना करने का कार्य एक बहुत ही पेचीदा कार्य हो जाएगा। सीधी सी बात है, बहुत सारी मशीनें हैं, सबकी लाइफ भी अलग अलग है, तो आपको डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि हर एक मशीन की स्क्रैप वैल्यू होगी, लाइफ अलग है, तो हर एक मशीन का अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा है आय के विरुद्ध असमान व्यय, अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। ये पॉइंट ध्यान से देखो कैसे है। देखो जैसे जैसे संपत्ति पुरानी होती है, जैसे जैसे आपकी एसेट्स या जो मशीन पुरानी होती जाती है उसके मरम्मत के खर्चे बढ़ते जाते हैं, परंतु क्योंकि इस पद्धति में प्रतिवर्ष समान दर से ह्रास लगाया जाता है, तो अब अगर देखो स्टार्टिंग में मशीन नहीं है तो इस पे मरम्मत के खर्चे नहीं है तो उस टाइम ठीक है, डेप्रिसिएशन ही लग रहा है। बट जब मशीन पुरानी हो जाती है तो उस पे एक तो मरम्मत के खर्चे बढ़ जाते हैं और एक आप समान दर से डेप्रिसिएशन लगा रही हैं, तो अंत में क्या होता है, ह्रास और मरम्मत व्यय मिलाकर लाभ हानि खाते में लिखे गए कुल व्यय प्रति वर्ष समान नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ह्रास तो आपका समान है, पर मशीन के जो लास्ट के ईयर है लाइफ के, उनमें रिपेयर का जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण ये जो टोटल अमाउंट है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। इस कारण से जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो इक्वल नहीं रहता और लाभ हानि खाते पर शुरू के कुछ वर्षों में तो कम बोझ पड़ता है इस कारण से, और लास्ट के वर्षों में ज्यादा बोझ पड़ता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड जो है डीमेरिट, वो है बाद के वर्षों में अनुचित दबाव, अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर, जो अभी बताया आपको। क्योंकि संपत्ति के निरंतर प्रयोग करने से उसकी उपयोगिता, उसकी कार्यक्षमता तो कम होती जाती है। पहले के वर्षों में ह्रास अधिक काटना चाहिए था
और बाद के वर्षों में ह्रास कम काटना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बाद के वर्षों में रिपेयर का खर्चा भी आता है इस कारण से, और शुरू में रिपेयर का खर्चा नहीं होता। तो इस पद्धति में ह्रास की राशि प्रतिवर्ष समान रहती है, जो कि उचित नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो जो एसेट्स की लाइफ के लास्ट ईयर होते हैं उनमें इस एसेट्स पर किया गया खर्चा डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर काफी ज्यादा हो जाता है शुरू के कंपैरिजन में। फोर्थ आपका आता है ब्याज तत्व की अवहेलना, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। देखो इस विधि में संपत्ति में जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है, जो हम मशीनरी खरीदते हैं, जो भी एसेट्स खरीदते हैं, उनमें वो पैसे से ही खरीदी जाएगी। तो उसमें जो पूंजी इन्वेस्ट की जाती है तो वो पूंजी फ्री में नहीं होती, उस पर कुछ न कुछ इंटरेस्ट होता है, और उस इंटरेस्ट की इस मेथड में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की जाती। जबकि यदि इस पूंजी को किसी और जगह हम इन्वेस्ट करें तो वहां इस पर इंटरेस्ट के रूप में इनकम अवश्य होती। तो इसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट यही है कि इसमें जो कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है उस कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है उसको भी इग्नोर कर दिया जाता है, उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। फिफ्थ पॉइंट है आपका संपत्ति का मूल्य शून्य तक घटाना वास्तविकता से दूर है। अनरियलिस्टिक टू राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स टू जीरो। इस मेथड में क्या है, कई बार एसेट्स का मूल्य शून्य हो जाता है, जबकि अगर आप रियल में वास्तव में अगर आप सोच के देखो कि आपने कोई एक मशीनरी ले रखी है, आपने ये एस्टीमेट लगाया कि वो मशीनरी 10 वर्ष चलेगी, क्या 10 साल के बाद उस मशीन की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है? नहीं, बिल्कुल जीरो नहीं होती। कुछ न कुछ स्क्रैप वैल्यू, कुछ न कुछ अवशेष तो अवश्य बच जाता है, जो बाद में व्यवसाय में हो सकता है वो प्रयोग भी हो, या बाद में उसको व्यवसाय के काम भी आ जाए। तो ये पॉइंट भी इसका डीमेरिट बनता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है अवशेष मूल्य के निर्धारण में कठिनाई, डिफिकल्टी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्क्रैप वैल्यू। देखो संपत्ति की स्थापना के 15 या 20 वर्षों के बाद उसका अवशेष मूल्य क्या होगा, इसका निर्धारण हमें कब करना होता है? जब आप मशीन परचेज करते हो तभी आपको एस्टीमेट लगाना पड़ता है। अगर आपने आज कोई एसेट्स खरीदी है और वो एसेट्स आपकी 20 साल तक चलेगी, वो मशीन 20 साल चलेगी, 20 साल के बाद उस मशीन का अवशेष यानी स्क्रैप वैल्यू कितना होगा, उस स्क्रैप वैल्यू का एस्टीमेट आपको आज ही लगाना होगा। तो ये एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। वो स्क्रैप वैल्यू होगा भी नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, ये एस्टीमेट लगाना एक बहुत ही डिफिकल्ट वर्क है। तो इस कारण से ये भी एक क्या है, इसका डीमेरिट है। अब आते हैं, हम पढ़ते हैं इसकी सुटेबिलिटी, यानी कि ये जो मेथड है ये कहाँ कहाँ सुटेबल होता है। देखो यह पद्धति उन एसेट्स के लिए उपयोग की जाती है जिनके उपयोगी जीवन काल का सही अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कि ऐसी एसेट्स जिनकी लाइफ को आप सीधा सीधा बता सकते हो कि हाँ इसकी लाइफ इतनी है, और इसकी स्क्रैप वैल्यू का भी बता सकती हो, तो उसके लिए तो है ये मेथड बिल्कुल परफेक्ट, जिन पर मरम्मत व्यय भी बहुत कम होती है। तो उन एसेट्स के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट मेथड है, उन एसेट्स के लिए इस मेथड को यूज करना चाहिए। और जिन एसेट्स की हम लाइफ का एस्टीमेट नहीं लगा सकते, उन एसेट्स के लिए ये मेथड ठीक नहीं है। तो देखो अब हमें क्या करना है, सम करना है। तो सम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी कुछ एंट्री करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो हम कोई भी एसेट्स खरीदते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, आपने रूल पढ़ा होगा अकाउंट का, एसेट्स जब बिजनेस में आती है तो आप उसे डेबिट करते हैं और जाती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, सीधी सी भाषा में बता रही हूं मैं। तो हमने कोई एसेट्स खरीदी, कोई मशीनरी खरीदी, हमने एसेट्स खरीदी तो हमने एंट्री कर दी एसेट्स काउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो अगर आपने नगद में पेमेंट की है तो टू बैंक लिखोगे, अगर उधार में खरीदी है तो टू वेंडर्स लिखोगे। पहली एंट्री हमने कर दी, ठीक है। उसके बाद आपकी एसेट्स जब मशीनरी यूज करते हो तो उसमें कुछ घिसावट हो जाती है। मान लेते हैं कि ये 10,000 रुपए की आपकी मशीनरी थी, 1 वर्ष चलने के बाद इसकी वैल्यू कितनी घट गई है, 1,000 रुपए। तो अब ये मशीनरी आपकी कितने की बच जाएगी, अब ये मशीनरी बच जाएगी 9,000 की, ठीक है। तो ये 1,000 रुपए की मशीन तो कम होगी एसेट्स,
तो ये क्या है 1000 रुपए, ये है आपका डेप्रीशिएशन। तो इसकी एंट्री करेंगे हम। डेप्रीसिएशन एक टाइप का एक्सपेंसेस है, एक टाइप का खर्चा है आपके व्यवसाय के लिए, और जो भी खर्चा होता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो एंट्री करेंगे डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। कितने रुपए से, 1000 रुपीज से आप क्या करोगे, एंट्री कर दोगे। ये आपका एक्सपेंसेस हो गया। ऐसा एक्सपेंसेस है जो आपको कैश में पे नहीं करना, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, एसेट्स को जब बेच देते हैं, जब बेचते हो जो भी एसेट्स है, जैसे 10 साल के लिए आपने एसेट्स यूज की, हमारी कितने की थी, 10,000 रुपए की एसेट्स थी, ठीक है। कुछ हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया और इसको हमने बेच दिया है, मान लेते हैं डेप्रिसिएशन हो गया इसमें 7,000 रुपए, ठीक है। और बाकी कितनी बची, वैल्यू बची 3,000 रुपए, ठीक है। इसको हमने 2,000 रुपए में बेच दिया, क्या कर दिया, 2,000 में सेल कर दिया। तो ये 2,000 रुपए एज स्क्रैप वैल्यू हमें मिलेंगे। तो इस 2,000 को हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है, एसेट्स अकाउंट। अब यहां पर आपको देखना है, ये आपकी कितने की एसेट्स थी, ये आपकी एसेट्स थी 3,000 की, आपने सेल कितने में किया इसको, 2,000 में। तो 1,000 रुपए क्या हो गया आपका, 1,000 रुपए कम में बिकी, क्योंकि वैल्यू तो थी 3,000, बिकी 2,000 में। तो ये 1,000 क्या है आपके लिए, लॉस। अगर इस तरह से लॉस आती है तो ये एंट्री करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। आप दो तरीके से एंट्री कर सकते हो, सीधा कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, या फिर ये भी लिख सकते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अगर आपने लॉस पर बेची है तो, ठीक है, इस तरह से करोगे। अभी मान लेते हैं हमने ये 2,000 में नहीं बल्कि हमने 4,000 में बेचे ये एसेट्स, तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया, 1,000 रुपए का। तो अब आप ये वाली एंट्री करोगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से हम एंट्री करेंगे। तो कंपनियों की दशा में तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्थान पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही तैयार करते हैं। तो आप एंट्री के अंदर मैं आपको यही राय देती हूँ कि आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही लिखिए। तो ये था हमारा एंट्री का प्रोसेस कि हमें एंट्री किस तरह से करनी है। अब हम एक क्वेश्चन रीड कर लेते हैं और इसको हम कॉपी में आपको मैं करके समझाऊंगी कि किस तरह से आपको करना है। तो देखो ये हमारा पहला इलिस्ट्रेशन है, ऑन 1 अप्रैल 2015। इसमें डेट जो है उसको आप ध्यान में रखना। ऑन 1 अप्रैल 2015 अतुल ग्लास लिमिटेड परचेज ए मशीन ऑफ रुपीज 90,000। 90,000 की मशीन परचेज की है एंड स्पेंट 6,000। क्या किया इसने, 6,000 में जो है उसके ऊपर खर्चा किया है ऑन इट्स कैरेज एंड रुपीज 4,000 ऑन इट्स इरेक्शन। देखो 90,000 रुपए आपने मशीन की खरीद पे लगाए हैं, 6,000 रुपए आपने इसको मशीन को मार्केट में से अपने ऑफिस तक लाने के लिए यानी कि अपनी फैक्ट्री तक लाने में, और 4,000 रुपए आपने इसको इरेक्शन मतलब उस मशीन को इस्टेब्लिश करवाने में मैकेनिक वगैरह को दिए हैं। तो टोटल कितने हो गए, 6 और 4 10,000 हो गए, और 90,000 की मशीन होगी। तो टोटल कितने की होगी ये, 90,000 और 10,000 1 लाख की मशीन हो गई आपकी, क्योंकि ये जो खर्चा है वो खर्चा भी किस में काउंट होगा, मशीन के अंदर ही इंक्लूड करना होगा। ऑन द डेट ऑफ परचेज, आगे ध्यान से देखो इसमें, ऑन द डेट ऑफ परचेज इट वाज एस्टिमेटेड दैट द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन विल बी 10 ईयर। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जिस दिन हमने मशीन परचेज की उस दिन एस्टिमेट लगाया कि इसकी लाइफ कितनी है, 10 ईयर। आफ्टर 10 ईयर इट्स स्क्रैप वैल्यू विल बी 20,000। और 10 साल के बाद इसके स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी, इसकी स्क्रैप वैल्यू होगी 20,000। तो अभी हमें क्या करना होगा, अब हमें इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए जैसे कि आपको बताया है फॉर्मूला क्या लेना है, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड लाइफ डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो सीधा सा अगर ले तो आपकी वैल्यू कितनी होगी, मशीन की 1 लाख रुपए होगी। इसमें से स्क्रैप वैल्यू कितने है आपका 20,000, ये लेस कर देंगे और डिवाइड बाय 10 ईयर।
तो ये कितना आ गया आपका, यहाँ माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 80,000। ठीक है, डिवाइड करेंगे 10 से तो आपका डेप्रीशिएशन कितना आ गया, आपका डेप्रीशिएशन आ गया 8,000 पर ईयर। क्वेश्चन में ये इतना आ गया। आगे कह रहा है प्रीपेयर मशीन अकाउंट, हमें क्या क्या कौन कौन से अकाउंट बनाने, प्रीपेयर मशीन अकाउंट, डेप्रीशिएशन अकाउंट फॉर 4 ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, अकाउंट आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो हमें ये जो है दोनों अकाउंट बनाने हैं और इन अकाउंट को हम कॉपी में बनाकर अच्छी तरह से समझते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। आपको एक प्रॉपर फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद उसको कैलकुलेट करके शो करना है। तो हमारा प्रॉपर फॉर्मूला है एनुअल डेप्रीशिएशन कॉस्ट ऑफ एसेट्स। इस केस में हमारे पास क्या है, मशीन है, तो हम लिखेंगे मशीन अकाउंट। ठीक है, मशीन माइनस कर देंगे इसमें से स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय हम करेंगे एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। अगर इस फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यू पुट करें तो हमारा ये आ जाता है, हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट्स मशीन की कितनी है, 1 लाख रुपीज है। हमने देखा था कि 90,000 में हमने परचेज की थी, 6,000 हमने इस पे कैरियर्स के लगाए थे और 4,000 इरेक्शन के, तो टोटल कितने हो गए 1 लाख। माइनस इसमें से स्क्रैप वैल्यू कितनी है आपकी 20,000 और एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है 10 ईयर बता रखी है, तो हम 10 ईयर लिखेंगे। तो ये हो गया आपका, अगर ये 1 लाख में से 20,000 लेस कर दिए 80,000 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा डेप्रीसिएशन आ गया 8,000 रुपीज आ गया। ठीक है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में 1 मार्क्स में डेप्रीसिएशन दे दिया जाता है, ये सारी चीजें दे दी जाती है और ये रेट पूछ लिया जाता है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। अगर इस तरह से रेट पूछा हो तो आप किस तरह से करोगे। अब इस क्वेश्चन में तो सिंपल हमें इंटरेस्ट ही चाहिए था तो सो हमने कैलकुलेट कर लिया, बट एक स्टेप आगे और मैं आपको रेट भी निकालना सिखा देती हूँ। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, मैं डेप्रीशिएशन की फुल फॉर्म नहीं लिखूंगी, मैं DEP डॉट लिखूंगी, इससे आप समझ जाना डेप्रीशिएशन। ठीक है, तो हम इसको रेट कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, तो हम यहां लेंगे अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन डिवाइड बाय में टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ठीक है, इनटू में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो अगर इसके अकॉर्डिंग हम रेट निकालें तो क्या निकलती है हमारी, अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन कितना है आपका 8,000 है, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितनी है आपकी 1 लाख है, इनटू में हमने 100 किया, तो 100 करेंगे तो ये हमारी कितनी आ जाएगी, ये काटेंगे तो सारा हमारा कितना बच गया 8% आ जाएगी। तो इस तरह से अगर 8% आपका इंटरेस्ट की रेट दे रखी है तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं डेप्रीशिएशन। और इसी तरह से अगर डेप्रीशिएशन दे रखा है और ये सारी आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है और आपको ये कहा जाता है कि रेट ऑफ डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करो, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब हमने डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर लिया है, बट हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक तो मशीन अकाउंट बनाना है और एक डेप्रीशिएशन अकाउंट ओपन करना है। एंट्री करनी हमने सीख ही ली है। एंट्री हम क्या करते हैं, जब हम एसेट्स खरीदते हैं तो एंट्री करते हैं एसेट्स काउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जब डेप्रीशिएशन लगाते हैं तो डेप्रीशिएशन एक टाइप का खर्चा है उसको डेबिट कर देते हैं, तो हम एंट्री करते हैं डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, यानी कि जो भी मशीन है या जो है उसका नाम लिख देते हैं। तो अब हम इस केस में सबसे पहले हम बनाएंगे मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। तो इसका देखो मैं एक एंट्री करके आपको बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मशीन परचेज करते हैं, तो हम एंट्री क्या करेंगे इसमें, पहली एंट्री मशीन परचेज करने की करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए की परचेज की हमने? 1 लाख की परचेज की। पहली एंट्री हमने ये कर ली। ठीक है, दूसरी साल के बाद हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन लगाते हैं। फर्स्ट एंट्री ये होगी। सेकंड, मैं केवल एंट्री समझा रही हूँ आपको, इसमें इससे मैच करवाऊंगी कि किस तरह से आप लेजर में इसकी पोस्टिंग करोगे। दूसरी है डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ठीक है, मशीन, जो भी मशीन पे, जैसे हमारा इस मशीन पे 8000 है तो हम 8000 यहाँ लिख देंगे इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद सेल करने की एंट्री करेंगे। जब सेल करने की इसमें क्वेश्चन हमें आएगा तब मैं आपको सिखा देती हूँ। सेल करने की एंट्री ये इससे अपोजिट हो जाती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, सिंपल ऐसे हो जाती है। लॉस होता है तो वो डेबिट हो जाता है, प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो देखो ये हम बना रहे हैं मशीन अकाउंट। अब यहाँ देखना है, मशीन अकाउंट को डेबिट कर रखा है। ठीक है, और यहाँ इस एंट्री में मशीन अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है। तो मशीन अकाउंट में ये एंट्री जो है डेबिट साइड में इसकी पोस्टिंग की जाएगी। कैसे की जाएगी? टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज। तो इसमें हम इस 1 लाख को इकट्ठा भी लिख सकते हैं और इसके अलग अलग भी। सबसे पहले हमें डेट लिखनी जरूरी है। हमारा 2015 का ईयर है और हमने 1 अप्रैल को क्या किया? मशीन परचेज की है। तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट आपकी कितनी है? टू बैंक अकाउंट में आप 1 लाख इकट्ठा भी लिख सकते हो और अलग अलग एक्सपेंसेस को अलग अलग शो भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहां लिखती हूं 90,000। सेम तारीख को टू बैंक अकाउंट क्या था आपका? एक्सपेंसेस। ठीक है, कितना था आपका? 6000। और सेम तारीख को टू बैंक अकाउंट, ये भी क्या था आपका? एक्सपेंसेस। ठीक है, ये कितना था? 4000। तो आपका कितना हो गया? ये मशीन की टोटल वैल्यू होगी आपकी 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे? 1 लाख रुपीज आ गई। अब देखो ईयर कंप्लीट होता है। 1 अप्रैल 2015 को हमारा साल स्टार्ट हुआ है। हमने 1 अप्रैल को ये मशीन परचेज की है। 1 साल के बाद ईयर हमारा कंप्लीट कब होगा? 2016 31 मार्च। ये आप ईयर कब स्टार्ट हो रहा है, कब फिनिश हो रहा है, इस बात को आप स्पेशल ध्यान दोगे। 1 साल के बाद आप क्या करोगे? डेप्रिसिएशन लगाओगे। डेप्रिसिएशन लगाओगे तो आप ये एंट्री करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है तो क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे हम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना आपने डेप्रिसिएशन लगाया है? हम यहां लिख सकते हैं 8% ऑफ 1 लाख। 8% हमने क्यों लिखा है? क्योंकि ऊपर हमने कैलकुलेट किया है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूं कि 8% भी आप लिख सकते हो, या फिर आप सीधा क्या लिख सकते हो यहाँ पर 8000 जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया था। यहाँ पर ऊपर यहाँ कैलकुलेट किया था वो 8000 भी आप सीधा लिख सकते हो, कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखो साल के एंड में इस मशीन पे आपका 8000 जो है डेप्रिसिएशन लग गया है। अब 1 साल के बाद अगर देखो तो इस 1 लाख वाली मशीन की वैल्यू कितनी बची? सेम तारीख को 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी कितनी बची? 92,000। इसके बिल्कुल सीध में आपको इसका टोटल करना है 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब देखो हमारा अगला साल 31 मार्च 2016 को हमारा ईयर कंप्लीट हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को हम यहां लिखते हैं 2016 1 अप्रैल को इस मशीन की वैल्यू कितनी है? टू बैलेंस बीडी कितनी है आपकी? 92,000 है, तो हम यहां 92,000 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इस साल 92,000 है। अगर आप कोई मशीन परचेज करते हो इस साल तो आप यहाँ पे लिख दोगे टू बैंक अकाउंट इसी तरह। अगर नहीं करते हो तो ठीक है, हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और साल के एंड में जाते हैं। साल एंड कब फिनिश होता है? 2017 31 मार्च को। 31 मार्च को क्योंकि आपका डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल एक जैसा ही लगेगा, तो हम लगा देते हैं डेप्रिसिएशन 8000। सेम तारीख को कितना बैलेंस बच गया? बाय बैलेंस
CD। ये देखो कितना 92,000 है, इसमें से 92,000 में से 8,000 आपने लगा दिया डेप्रिसिएशन, बैलेंस कितना बच गया 92,000 माइनस, मैं यहां दिखा देती हूँ 92,000 माइनस 8,000, 84,000 आपकी क्या बच गई बैलेंस CD। इसके बिल्कुल सीध में हम क्या करेंगे 92,000 यानी कि अकाउंट क्लोज, ईयर के जो अकाउंट क्लोज है बिल्कुल सीध में करने हैं आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 84,000 जो है 2017 में, हमें 4 ईयर के बनाने हैं, 2 ईयर का हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि आपको 4 ईयर के अकाउंट बनाने हैं, तो ये हमारे 2 ईयर का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये बैलेंस CD कितनी बची 84, 31 मार्च 2017 को। न्यू ईयर कब स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को हम लिख देते हैं, हमारा 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट होगा 2017 1 अप्रैल, तो यहां आ गया 2 बैलेंस BD, कितना आपका बैलेंस BD था 84,000। इस साल में कोई नई मशीन परचेज की है तो हम यहां लिख देंगे डेट डालकर, अगर नहीं की है तो हम क्या करेंगे इसको यहीं क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में कोई भी नई मशीन परचेज नहीं की। अब ये ईयर फिनिश कब होता है 2018 31 मार्च को फिनिश होता है, तो सेम हम क्या करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन है वो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड से लगना है, तो पहले 8,000 लगाया है तो इस साल भी कितना ही लगेगा 8,000 ही लगेगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000। अब सेम 31 मार्च को बैलेंस CD कितनी बच गई, बाय बैलेंस CD आपकी बच गई 84,000 में से हम कितना लेस कर देंगे, यहाँ पे 84,000 हमारी BD थी, साल के स्टार्टिंग में मशीन थी, 8,000 ये लेस हो गई है, तो आपकी ये बच गई 76,000, ठीक है। अब हम इसका टोटल कर देते हैं बिल्कुल इसके सीध में, तो ये हमारा 84,000 जो है आ गया। अब ये ईयर हमारा स्टार्ट होगा, ये ईयर खत्म हो गया, तो अगला ईयर हमारा स्टार्ट कब होगा 2018 अप्रैल 1 को होगा, अप्रैल 1, तो यहां हमारे पास कितनी आ गई बैलेंस BD, बैलेंस BD आ गई हमारी 76,000। अब इस ईयर हमने कोई मशीन परचेज की है तो हम यहां लिख देंगे, ठीक है, टू बैंक अकाउंट करके, बट इस क्वेश्चन में हमने कोई मशीन परचेज नहीं की है, तो हमारा एंड हो जाता है ईयर का, हम यहाँ कंप्लीट कर देते हैं। और ये किस तारीख को एंड होता है 2019 को होता है, 31 मार्च को हमारा ईयर कंप्लीट होता है, तो इस साल का डेप्रिसिएशन हम लगा देते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और डेप्रिसिएशन आपको पता ही है 8,000 ही लगेगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड आप यूज कर रहे हैं, और सेम तारीख को आपका इस मशीन का बैलेंस अब देखो कितना बच गया, बाय बैलेंस CD 76,000 स्टार्टिंग में था, 8,000 इस पे डेप्रिसिएशन लग गया, तो अब आपका जो बैलेंस है वो बैलेंस बच गया 68,000, ठीक है, 76,000 इसका टोटल बिल्कुल सामने। अब ये ईयर 31 मार्च को कंप्लीट हुआ है, तो 2019 1 अप्रैल को हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होगा, तो उसमें हम लिखेंगे 2 बैलेंस BD, कितना हमारा 68,000 है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो हमें 4 ईयर का ही बनाने के लिए कहा गया है मशीन अकाउंट, तो हम 4 ईयर का ही बनाएंगे। कैसे बना लिया हमने 4 ईयर का, देखो 2016 1 ईयर का हमने कंप्लीट किया, फिर 2 ईयर का कंप्लीट किया, फिर हमने 3 ईयर का और 4th ईयर का हमने कंप्लीट करके जो बैलेंस BD थी इसको आगे ट्रांसफर करके हमने लिख दिया। हमें उतना ही करना है सब जितना क्वेश्चन में कह रखा है, हमें 4 ईयर का करने के लिए कहा गया था, तो हमने 4 ईयर का मशीनरी अकाउंट बना दिया। अब दूसरा अकाउंट है वो हमें बनाना है डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो डेप्रिसिएशन देखो अकाउंट में हमने एंट्री क्या की थी, यहाँ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन को डेबिट कर रखा है, तो इसके डेबिट साइड में टू मशीनरी अकाउंट हम एंट्री करेंगे, साल के एंड में किया है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे पहला साल हमारा था 2016 31 मार्च को, तो हम यहाँ लिखेंगे 2
मशीनरी मशीन अकाउंट कितना ट्रांसफर किया आपने 8000, ठीक है 8000 आपने कर लिया। ये 8000 साल के एंड में सेम 2016 31 मार्च को कहां दिखाओगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे। तो हम यहां दिखा देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8000, ठीक है। इसमें आपको बैलेंस सीडी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा साल हमारा 2017 31 मार्च को, ठीक है। हमने मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन काटा था 8000, मशीनरी अकाउंट 8000, ठीक है। इस 8000 डेप्रिसिएशन को हमने साल के एंड में 2017 31 मार्च, ये डेट लिखने में गलती मत करना, यहां मिस्टेक होने के बाद आपके मार्क्स कट सकते हैं क्योंकि सारा सवाल की फॉर्म ही बिगड़ जाएगी। हमने ये जो डेप्रिसिएशन काटा है इसको हमने कहा लिख दिया पी एंड एल अकाउंट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये 8000 भी हमने यहां नोट कर दिया। थर्ड ईयर आपका कौन सा था 2018 दिया। थर्ड ईयर आपका कौन सा था 2018 31 मार्च को आपने फिर 8000, ये देखो इसमें तो हमारा सेम डेप्रिसिएशन आ रहा है। अगर हमारे डेप्रिसिएशन का मेथड कोई और होगा या हमारी कई मशीनें होंगी तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज हो जाएगी। अगर 2 मशीनें हैं तो हो सकता है उन पे कम ज्यादा डेप्रिसिएशन हो जाए। टू मशीन अकाउंट 8000 हमने दिया था तो 8000 हमने डिडक्ट कर लिया। 2018 को 31 मार्च बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट 8000 को आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया। फिर लास्ट 4th ईयर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 4 साल का कहा गया है तो 2019 में हमारा 4th ईयर है 31 मार्च 2019। टू मशीन अकाउंट 8000 हमने डेप्रिसिएशन डिडक्ट किया। 2019 31 मार्च को हमने पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ओह सॉरी, पेन खत्म हो गया। टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, तो ये हमने क्या किया 8000 रुपीज जो है पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो इस तरह से इस चैप्टर के अंदर मोस्टली जो 2 अकाउंट है वो तो आपको बनाने ही बनाने, मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाकी देखो क्वेश्चन में जो अकाउंट कह रखे हैं वही बनाने हैं। क्वेश्चन में 2 साल का कह रखा है तो आपको 2 साल का, 3 साल का कह रखा है तो 3 साल का, ठीक है। इस तरह से आपको अकाउंट बनाने होंगे। तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर तो हम केवल एक मशीन लेके चले थे। मैं एक सम और करवाती हूँ जिसमें आप 2-3 मशीन भी परचेज करते हो, तो वो सम भी मैं आपको करवा देती हूँ इसके अंदर। तो नेक्स्ट सम जो हम करेंगे वो है इलिस्ट्रेशन नंबर 3। ऑन 1 अप्रैल 2015 अशोका लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹5 लाख प्लस IGST रेट ऑफ 12% पर एनम। तो देखो इन्होंने 2015 1 अप्रैल को मशीन खरीदी है 5 लाख रुपए की और इस पर IGST लगा हुआ है 12%। ऑन जुलाई 1 2018 द मशीनरी वाज सोल्ड। देखो 2015 में परचेज की है और 2018 में इन्होंने सोल्ड कर दी, सेल कर दी 2 लाख की, ठीक है, प्लस IGST 12% पर एनम। तो देखो यहाँ पे जब आपने परचेज किया तब भी आपने IGST दिया 5 लाख पे, और जब आपने सेल किया तो IGST 12% जो है कलेक्ट किया है। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि चाहे आप IGST पे करो चाहे आप कलेक्ट करो, मशीन की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप एंट्री करोगे वहां ठीक है IGST शो कर दोगे, बट जहां मशीनरी अकाउंट बनाओगे वहां आपको अमाउंट जितनी अपने मशीन की वैल्यू है उससे ही आपको एंट्री करनी है, या सेल की है तो उससे ही आपको एंट्री करनी है। IGST की वैल्यू को आपको इस मशीन के अकाउंट में इंक्लूड नहीं करना। क्यों?
क्योंकि जो ये IGST होता है इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, ये गवर्नमेंट को पे किया जाता है, इस कारण से। आगे कह रहे हैं प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट कैलकुलेटिंग डेप्रीशिएशन at 10% per annum on original cost method. Account are closed on 31st March each year. तो ये कह रहे हैं कि डेप्रीशिएशन लगाना है आपको 10% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग, और अकाउंट हर साल 31 मार्च को क्लोज किए जाते हैं। तो अभी हमें अकाउंट कहां से कहां तक बनाने हैं? 1 अप्रैल 2015 से लेकर एक ही मशीनरी है 2018 में ये सेल होगी, जब तक सेल होगी वहां तक के हमें अकाउंट बनाने होंगे। तो देखो हम इसमें जो थर्ड हमारा इलिस्ट्रेशन है इसके अकाउंट बनाएंगे, मशीन अकाउंट बना रही है। तो सबसे पहले आपको डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है। इसमें आपकी मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी है, मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है आपकी 5 लाख रुपीज दे रखी है। मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख रुपीज दी हुई है, ठीक है। और यहाँ परसेंटेज दे रखी है 10%। तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा डेप्रीशिएशन कितना आ जाएगा? 50,000 पर एनम जो है हर साल जो है डेप्रीशिएशन जो हमें डिडक्ट करना है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब इसकी एंट्री करेंगे। एंट्री हम कैसे एंट्री नहीं सॉरी पोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमने मशीन परचेज की है 2015, सॉरी पेन नहीं चल रहा, 2015 में हमने परचेज की है मशीनरी। 2015 कब की हमने परचेज? 1 अप्रैल को की है हमने, 1 अप्रैल 2015 को हमने परचेज की है। तो हम यहाँ पोस्टिंग क्या करेंगे? टू बैंक अकाउंट, कितने की परचेज की आपने? 5 लाख की। इस पे आपने जीएसटी भी पे किया है, बट वो जीएसटी आपको यहाँ नहीं लिखना मशीन अकाउंट में। जीएसटी आपने पे कर दिया है, सेल करते हो तब कलेक्ट करते हो, वो गवर्नमेंट का शेयर होता है, आपका नहीं होता। इस कारण से मशीन अकाउंट में जो मशीन की वैल्यू है वही लिखी जाएगी। अब देखो 1 अप्रैल 2015 को मशीन आपने परचेज कर ली। 1 साल तक हमने और कोई भी मशीन जो है परचेज नहीं की, तो इस साल मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी? 5 लाख ही रहेगी। अब ईयर हमारा कंप्लीट हो गया, 2016 आ गया 31 मार्च। हमने क्या किया, इस पे कितना डेप्रीसिएशन पे किया इस मशीन पे? अभी हमने कैलकुलेट किया था 50,000। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन अकाउंट 50,000। हमने 50,000 ट्रांसफर कर दिया। सेम तारीख को आपके पास बैलेंस सीडी कितनी बच गई? बाय बैलेंस सीडी 5 लाख में से 50,000 हम लेस कर देंगे तो ये बच गई 4,50,000 मशीन की वैल्यू साल के एंड में आपके पास है। ये फर्स्ट ईयर का अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। इस मशीन अकाउंट में अकाउंट क्लोज करते वक्त ध्यान रखना दोनों डेबिट और क्रेडिट वाली क्लोजिंग बिल्कुल सेम सामने सामने होनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है 2016 1 अप्रैल को, ठीक है। 1 अप्रैल को हमारे पास बैलेंस बीडी कितनी होगी? जो लास्ट ईयर क्लोजिंग थी वही हमारी ओपनिंग होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। यहाँ सीडी था 4,50,000, वही हमारा क्या होगा? 4,50,000 रुपए बैलेंस बीडी होगा। इस साल भी हमने कोई मशीन परचेज नहीं की है, तो हमारी वैल्यू कितनी रहेगी मशीन की? 4,50,000 रहेगी। कोई इसमें नया ऐड नहीं हुई है, कोई नई मशीन परचेज हो जाती है तो हम यहाँ ऐड कर देते हैं और उसका डेप्रीशिएशन इसके साथ आगे लगा देते हैं। तो 2017 31 मार्च को ये ईयर हमारा कंप्लीट होता है और हम क्या करते हैं? दूसरे साल का डेप्रीशिएशन भी इसमें लगा देते हैं। दूसरे साल भी कितना लगेगा? तो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सेम 50,000 लगेगा और साल के एंड में आपकी बैलेंस सीडी कितनी बचेगी? सॉरी बाय बैलेंस सीडी आपकी बच जाएगी 4 लाख रुपीज, ठीक है। अकाउंट क्लोज कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 4,50,000। अकाउंट क्लोज हो गया हमारा, 2 साल का क्लोज हो गया। हमें बनाना कब तक है? 19 तक बनाना है हमें, ठीक है। जहां तक सेल करी है वहां तक बनाना है। अब देखो तीसरा साल हमारा 2017 1 अप्रैल को स्टार्ट हो जाता है। टू बैलेंस
बीडी आपकी कितनी है 4 लाख, यहाँ देखो 4 लाख दे रखी है, बाय बैलेंस सीडी 4 लाख है, तो यही हमारी क्या आएगी टू बैलेंस बीडी होगी नए साल में। अब देखो हमारे यहाँ पर इस साल भी कोई भी नया जो प्रोडक्ट है वो मशीन है, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, कोई भी नई मशीन हमने नहीं परचेज की है, तो ये ईयर हमारा कंप्लीट हो जाता है 18 में, ठीक है। 31 मार्च को हम क्या करते हैं डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना 50,000, ठीक है। सेम तारीख को बाय बैलेंस हमारा सीडी बच जाएगी 4 लाख में से 50,000 लेस कर देंगे, 3,50,000 आपकी सीडी बच गई है, तो ये आपका इस साल का भी अकाउंट क्लोज हो गया। अब ये जो है हमारा नेक्स्ट ईयर जो है स्टार्ट होगा वो हमारा होगा 1 अप्रैल 2019। टू बैलेंस बीडी कितनी है, टू बैलेंस बीडी आपकी जो 2018 31 मार्च को सीडी थी 3,50,000 रुपए, वही हमारी बैलेंस बीडी है। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ऑन 1 जुलाई 2018 को इसने सेल कर दी, तो 2018 कब 1 जुलाई, ठीक है 1 जुलाई जब हम मशीन सेल करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, एंट्री हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ठीक है, टू मशीन अकाउंट। कितने की सेल कर दी हमने, 2 लाख की सेल कर दी, यहां पर ध्यान रखना 2 लाख की सेल कर दी। अब हम अकाउंट बना रहे हैं मशीनरी का, मशीनरी अकाउंट को हमने यहाँ क्या किया है क्रेडिट, कब किया है 1 जुलाई 2018 को, ठीक है। मशीन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो हम मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे बाय बैंक अकाउंट, तो हम यहाँ पोस्टिंग करेंगे बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। बाय बैंक अकाउंट हमने कर दिया, 2 लाख रुपए जो है हमने बेच दिया। अब देखो अब आपको ये ध्यान देना है कि आपकी मशीन कितने की थी, ठीक है, आपने कितने में बेच दिया। अब ये बेचा कब है आपने, ये ध्यान देखो आपने बेची है 1 जुलाई को, ठीक है, और इस मशीन का बैलेंस बीडी कब था 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल, ठीक है, से 1 अप्रैल टू 30 जून, क्योंकि 1 जुलाई को बेचा है तो इस पे अप्रैल, ठीक है, मई और जून 3 महीने का क्या लगेगा डेप्रिसिएशन लगेगा, और वो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना है आपका 50,000, ठीक है, 3 महीने का लगाना है आपको, 3 महीने का गुणा में 3 डिवाइड बाय में 12 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैंने यहाँ पूरे साल का डेप्रिसिएशन ले रखा है, तो ये डेप्रिसिएशन आपका आ जाएगा 12,500, ठीक है। तो अब हम सेम 1 जुलाई को डेप्रिसिएशन लगाते हैं 3 महीने का बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जितने दिन भी आप मशीन को यूज कर लेते हो उस पर उतने दिन का डेप्रिसिएशन आपको लगाना ही पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर कितने महीने यूज की है, 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई, यानी कि पूरा अप्रैल यूज की है, पूरा मई और पूरा जून। 1 जुलाई को बेच दिया हमने, तो जुलाई के महीने का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, तो हमने 3 महीने यूज की है, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये डेप्रिसिएशन हमने लगा दिया यहाँ पर। अब देखो हम देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ। तो देखो आपकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है, कॉस्ट है आपकी 3,50,000 रुपए, ठीक है, माइनस इसमें से आपको कैश कितना मिल गया प्लस आपका डेप्रिसिएशन, ये जोड़कर हम लेस कर देंगे। कैश है आपका 2 लाख और डेप्रिसिएशन यहाँ 2 लाख है, कैश आपको मिला है बेचने से, और डेप्रिसिएशन के तौर पर आपने 12,500, ये आपने कहीं पे नहीं किए बल्कि आपके बिजनेस में ही पैसे हैं, तो ये हो गया टोटल 2,12,500 रुपए, ठीक है। मशीन की वैल्यू इतनी थी,
इतने रुपए की आपकी मशीन, आपको लगा कि मेरी मशीन 3,60,50,000 की है, जो कि यहाँ लिखी हुई है, 2 लाख में बेच दी, 12,500 आपने डेप्रिसिएशन के काट लिए। तो अगर ये कॉस्ट आपकी इससे ज्यादा हो जाती है तो आपका क्या आ जाता है, यहाँ पर प्रॉफिट आ जाता है। तो प्रॉफिट कितना हो गया, ये सॉरी लॉस आ गई, क्योंकि प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि मशीन की कॉस्ट तो है ज्यादा और बिकी है कम में, तो आपको लॉस होगी, लॉस आपको हुई 1,37,500 रुपए की। ठीक है, अब देखो आपको ये दोनों साइड बराबर करनी है। जब आपके पास 3,50,000 की मशीन थी, बेची आपने 2 लाख, सीधा सीधा 1.5 लाख का नुकसान हो गया, ज्यादा की चीज थी कम में बिकी। दूसरा 12,500 डेप्रिसिएशन के, तो आपने 12,500 ही एडजस्ट किए हैं, तो आपका लॉस टोटल कितना हो गया 1 जुलाई को, हम यहां दिखाएंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट 1,37,500 ये दिखा दिए। अब हम दोनों अकाउंट, दोनों साइड का अकाउंट क्लोज कर देंगे। ठीक है, और ये हो गया हमारा 3,50,000 रुपए। अगर ये मशीन ज्यादा की बिकती तो जितना ज्यादा होता वो प्रॉफिट हम डेबिट साइड में शो कर देते। तो ये जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करते वक्त आपको सावधानी रखनी है, ये जो बैलेंस बीडी है उससे कंपैरिजन करना है आपका क्रेडिट वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट होएगा, अगर डेबिट साइड आपकी ज्यादा है तो इट मीन्स आपका लॉस हो गया, यानी कि आपकी ज्यादा वैल्यू की एसेट्स थी और आपकी कम में बिकी है। तो इस तरह से हमारा ये जो है फर्स्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।